नमस्कार बच्चों। इसी पाठ अम्ल क्षार नॉवल में हम कुछ आगे के टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अम्ल और क्षार अपना जो प्रभाव दिखाते हैं वो जलीय विलयन में दिखाते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है और जो क्षार जल में घुल जाते हैं जिन्हें हम क्षारक कहते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं और इनकी प्रबलता को हम H आयन और OH- आयन की सांद्रता के रूप में नापते हैं। अब बच्चों, अगर आप जानते हैं कि H आयन बहुत छोटा होता है और पानी की बूंद में H आयनों की संख्या लाखों करोड़ों तक हो सकती है, तो पूरे 1 लीटर विलयन में कितनी होगी जरा आप सोचिए। अब इसको कैसे नापा जाए, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए हम एक स्केल बनाते हैं जिसे हम pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल में हम विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। अब अगर ये जाना जाए कि pH कैसे ज्ञात करते हैं, तो pH ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला भी है, -log H आयनों की सांद्रता। 1 लीटर में कितने H आयन हैं बच्चों? ये लेकिन बड़ी क्लास के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको तो लॉग लेना भी शायद ना आता हो, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। तो इस केवल फार्मूले को आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके अनुसार आप pH निकाल सकते हैं। pH में P का क्या मतलब है? P का मतलब है पोटेंट और H का मतलब है हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन, उन्होंने इस फार्मूले को दिया था। और जब आप ये pH ज्ञात करोगे तो जो आपकी pH होगी वो अंकों में आएगी, 0 से लेके 14 तक आएगी। क्योंकि मैंने बताया अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं वो आप जल में बनाते हैं और जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रताएं, मात्राएं, इनका जो गुणनफल होता है तो 10⁻⁻14 मोल। अब आप मोल को जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़ाया था। मोल संकल्पना मोल प्रति लीटर होता है। 1 लीटर में इन दोनों का गुणनफल इतना होता है। अब ये कम ज्यादा हो सकते हैं, अम्ल में ये ज्यादा हो जाएंगे, क्षार में हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्षार में OH- बढ़ जाएगा। अम्ल जब अम्लीय विलयन बनाओगे जल का तो ये बढ़ जाएगा H+ आयन, और जब आप क्षार का विलयन बनाएंगे तो OH- आयन बढ़ जाएगा। अब बच्चों उसी के अनुसार फिर हम यहाँ मात्रा रख के और pH ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल और क्षार की जो pH होती है वो बच्चों 0 से 14 तक होती है। pH 0 से 14 निकल के आएगी। अब अगर pH 0 से ज्यादा है और 7 से कम है तो ये आपका अम्ल है। अगर pH 0 से ज्यादा है और 7 से कम है तो विलयन क्या है आपका? अम्ल है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.9 तक ये अम्ल है। अगर ये 7 हो गई pH 7 के बराबर तो विलयन ना तो अम्ल है ना क्षार है, बल्कि वो एक उदासीन विलयन है। और अगर pH 7 से ज्यादा और 14 तक है तो विलयन आपका क्षारीय है। अब विलयन अम्लीय है क्षारीय ये तो आप पता लगा सकते हैं, आपके पास लिटमस पेपर है। अगर विलयन में आपने नीला लिटमस पेपर डाला और लाल हो गया तो आपका जो विलयन है वो अम्लीय है और आप उसकी pH बता सकते हैं कि 0 से 7 के बीच में है। और अगर आपने लाल लिटमस पेपर डाला और वो नीला हो गया तो
आपका विलयन क्षारीय है और उसकी पीएच 7 और 14 के बीच में है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं पीएच के आधार पर कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आपको पीएच ज्ञात नहीं करनी है, बस आपको यही बातें याद रखनी है कि पीएच कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 14 तक। अगर पीएच 0 से 7, 0 से ज़्यादा 7 से कम है तो आपका अम्ल है या अम्लीय विलयन है, अम्लीय भी हो सकता है। पीएच अगर 7 है तो विलयन ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। पीएच अगर 7 से ज़्यादा और 14 तक है तो आपका जो विलयन है क्षारीय या क्षारक है। तो इस तरीके से पीएच के आधार पर, अब पीएच कितनी होगी इसके लिए मैंने लिटमस पेपर वाला एग्जांपल दिया कि अगर लिटमस पेपर नीले से लाल हो गया तो पीएच 7 से कम है, 0 और 7 के बीच है। और अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो पीएच 7 से ज़्यादा है, 14 से कम है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिटमस पेपर पर, तो पीएच 7 है। अब लेकिन 0 से 7 के बीच कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी होगी, इसका पता भी लगाया जा सकता है। इसके लिए भी इंडिकेटर आते हैं जिन्हें सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसमें 14 ही रंग होंगे अलग अलग। पीएच 0 के लिए गाढ़ा लाल रंग आएगा, 2 के लिए थोड़ा हल्का लाल रंग आएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक आता है जो बता देगा कि विलयन की एग्जैक्ट पीएच कितनी है। तो बच्चों, इस तरीके से पीएच स्केल के द्वारा हम पीएच का ज्ञान और विलयन के अम्लीय क्षारीय का ज्ञान कर सकते हैं। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में भी इस पीएच का बहुत महत्व है, अम्लीय और क्षारीय विलयन का बहुत महत्व है। इन पर आधारित कुछ बातें, कुछ अनुप्रयोग, कुछ उपयोग, कुछ सावधानियां, कुछ बातें मैं आपको पीएच के आधार पर समझाऊंगा जो निम्न प्रकार है। जैसे बच्चों, दांतों का क्षय होना। हमारे जो दांत होते हैं इनके ऊपर एक कैविटी होती है। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हम कार्बोहाइड्रेट यानी जो मीठी चीज़ें खाते हैं, मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। खाते हैं, खाने के बाद अगर हम कुल्ला ना करें, वो हमारे दांतों में चिपका रह जाए तो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करके कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित कर देता है। और जब हमारे दांतों में कार्बनिक अम्ल बनेंगे और उनका पीएच 5.5 से ज़्यादा होने लगेगा, यानी अम्लता की ओर बढ़ने लगेगा, तो आपके दांतों की जो ऊपरी परत है उसका क्षय होने लगेगा, आपको ठंडा गर्म लगने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए हमें पेस्ट करना होगा, मंजन करना होगा, ब्रश करना होगा दांतों को खाना खाने के बाद, क्योंकि जरूरी नहीं है मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, गेहूँ जब रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अपने दंत क्षय को रोकने के लिए अपने आप को दांतों को साफ करना पड़ेगा जब भी आप खाना खाएं उसके बाद। विशेष रूप से कुछ बच्चे रात को ब्रश नहीं करते और बिना ब्रश करे सो जाते हैं। उनके दांतों में फंसा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे अपघटित होता है और आप देखते हैं कि आपके जो दांत हैं, तो दांतों को बचाने के लिए जो हमें अपने दांत साफ करने हैं तो आप लोग पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो पेस्ट में क्षारीय पदार्थ होते हैं, आप लोग जानते हैं। ये क्षारीय पदार्थ हमारे दांतों में बने हुए अम्ल को भी उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार हमारा दंत क्षय रुक जाता है। तो बच्चों, मेरी तरफ से विशेष सलाह है कि आप सुबह ब्रश करें ना करें, सुबह मंजन करें ना करें, रात में ब्रश करके दांतों में अच्छी तरीके से जरूर सोइए, क्योंकि दांत खाना खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, चेहरा सुंदर दिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी की शिकायत होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, गले को चीर देती हैं, ऐसी डकार आती है जब हम तला हुआ ज़्यादा खा लेते हैं त्योहारों पर, अपने घरों पर। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी डकार सी आती है कि हमारे गले को एकदम
चीर देती है, इसे कहते हैं, और बहुत जलन सी होती है गले में, इसे कहते हैं एसिडिटी। यानी जब आप ज़्यादा खाओगे तो आपके आमाशय में जठर रस का ज़्यादा उत्पादन होगा, जिसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अधिक मात्रा में निकलता है। और क्योंकि ज़्यादा खाना है, उसको गलाना है, तो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा एसिड निकलेगा, और खाना आपके गले तक आया हुआ है तो एसिड भी धीरे धीरे आपके गले तक पहुंच जाता है। इसलिए बच्चों इतना मत खाइए कि ओवर ईटिंग, ओवर ग्रेजिंग करने से आपकी जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो आपके पेट की जो त्वचा है उसको भी जला सकती है, उसमें अल्सर हो सकते हैं, और आपको दिक्कत तो कर ही रही है। इससे बचने के लिए जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं। इनो आपने देखा होगा, बिकती है बाजार में, पानी मिला पी जाते हैं। इनो में क्या होता है, इनो में एसिड का विपरीत होता है क्षार। कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं दुर्बल क्षार, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दुर्बल क्षार हम लेते हैं इनो के रूप में, और पेट की जो एसिडिटी है उसको हम खत्म कर देते हैं, और इस प्रकार हम सामान्य हो जाते हैं। परंतु बच्चों कभी कभी बीमारी भी हो जाती है, एसिडिटी स्वतः ही होने लगती है, अपने आप ही ज़्यादा एसिड सिक्रेट होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। ये एक बीमारी है, इसका इलाज इनो नहीं है, तो इसका इलाज आपको डॉक्टर से ही कराना पड़ेगा। अगर आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब आप बीमार हैं। तो एक उदाहरण ये मैंने आपको दिया, एक और उदाहरण देता हूँ मैं। किसान जिस खेत में खेती करता है उसकी आप पीएच कैसे नापेंगे? थोड़ी मिट्टी लीजिए परखनली में, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, परखनली आधी कर लीजिए या आधी से थोड़ा कम, अच्छे से हिलाइए और उसे छान लीजिए, और जो पानी आएगा उसमें अम्लीय या क्षारीय प्रकृति होगी। अब उसको आप लिटमस पेपर से पहचानिए कि वो अम्लीय या क्षारीय है। पौधों के लिए क्षारीय मिट्टी का होना जरूरी होता है। अगर वो धीरे धीरे अम्लीय हो रही है अम्ल वर्षा से, तो फिर उसमें वृक्षारोपण या गेहूँ या जो भी आप उपज उगाते हैं मुश्किल हो जाएगी। तो समय समय पर हमें अपने खेतों की मिट्टी की पीएच भी ज्ञात करते रहना चाहिए, ताकि उस पीएच को मेंटेन किया जा सके, पेड़ पौधे अच्छे से उग सकें। इसके बाद बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जो पौधे होते हैं और जो कीट पतंगे होते हैं वो भी अपनी रक्षा के लिए इन्हीं अम्लीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, आपको कीड़ा काट लेता है तो आपको कभी कभी बहुत दर्द होता है, जैसे लाल चींटी काट लेती है, बहुत दर्द होता है। लाल चींटी लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक घातक अम्ल फॉर्मिक अम्ल है, बहुत ज़्यादा घातक तो नहीं है, पर हाँ कार्बनिक अम्लों में सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्मिक अम्ल है, और वो लाल रंग का ही होता है, इसीलिए चींटी लाल दिखाई देती है। और जब वो आपको काटती है तो आपके अंदर अम्ल डाल देती है। तो अम्ल डाल दिया तो आपको क्या होगा? दर्द होगा जब अम्ल आपके शरीर के अंदर आएगा। और कुछ कीड़े जैसे ततैया है, मधुमक्खी है, जब ये काटते हैं तो आपके शरीर के अंदर अम्ल छोड़ देते हैं। तो वो अम्ल हमारे लिए बहुत दर्द उत्पन्न करता है। उस दर्द से बचने के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या इलाज करते हैं। तो आज आप याद रखिए कि क्योंकि उसने अम्ल डाला है मधुमक्खी ने, तो उससे बचने के लिए आप थोड़े से क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। कोई क्षारीय पदार्थ, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आपको आसानी से आराम आ जाए। कुछ वृक्ष भी होते हैं जिनके कांटे हमें चुभ जाते हैं, और उन कांटे को चुभने से हमारे हाथ वाथ सूज भी जाते हैं। तो उनका भी यही प्रक्रिया है कि वो भी हमारे शरीर में अम्लीय क्षारीय पदार्थ डाल देते हैं, जिससे हमें अत्यधिक दर्द होता है। तो बच्चों, हमारे चारों तरफ अम्ल और क्षार, बहुत सारे तरह तरह के पदार्थ हैं। मैं चाहूँगा आपसे कि आप किसी प्रकार, तो क्योंकि लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल है मेरा कहना, आप लिटमस पेपर खरीदिए और पदार्थों के जल में विलयन बनाइए, और लिटमस पेपर से चेक कीजिए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। आप जितनी खट्टी चीज़ें खाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, वो सब अम्लीय है। और वैसे क्षारीय चीज़ें तो हम खाते नहीं हैं। साबुन भी क्षारीय होता है, और ज़्यादा क्षारीय साबुन हमारी त्वचा को नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हमें कम क्षार वाला साबुन प्रयोग करना चाहिए, या ऐसा क्षार उसके अंदर होना चाहिए जो हमारी त्वचा को नुकसान ना पहुँचा सके। तो मैंने आपको अम्ल और क्षार जो हमारे दैनिक जीवन में उनके उदाहरण थे, वो सब आपको बताया। अब बच्चों, फिर वही बात
कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसे अच्छे से पढ़ें, जो समझ में नहीं आता है उसे मुझसे पूछें, कोई भी बात किसी प्रकार की, क्लास के समय में, क्लास के बाद, कभी भी पूछें। और एक बात आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जिस पर मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बेल आइकन दबाकर उसको आप सक्रिय कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो आए और आपको एकदम पता लग जाए और तभी आप उसको देखें। और एक बात मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि जब भी देखो सारे भाग एक साथ देखो एक पार्ट के, ताकि आपको वो सारे लिंक जुड़ते नजर आएँ और आपको पार्ट बहुत अच्छे समझ में बार बार आए। अगर आप ऐसा करोगे घर पर, तो आप क्लास के टाइम पर तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि मैं वीडियो पहले भेजने की कोशिश करता हूँ। पिछला वीडियो मैं नहीं भेज पाया पहले, उसके लिए मैं थोड़ा सा खेद चाहता हूँ। मैंने कोशिश तो की, लेकिन नेटवर्क कभी कभी इतना स्लो हो जाता है और कभी कभी डाटा भी ख़त्म हो जाता है मेरे पास, क्योंकि कभी कभी वीडियो बड़ी हो जाती है किसी क्लास की, किसी की छोटी रह जाती है, इससे डाटा में बड़ी परेशानी होती है। आप इनको अच्छे से पढ़िए, आपको पसंद आता है तो आप मुझे बोल कर भी बता देते हैं, या फिर जो वीडियो आप YouTube पर देखते हैं वहाँ लाइक वाला बटन भी दबा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और मैं फिर कहता हूँ कि आपका कोई सुझाव है मेरे लिए, मैं ऐसे पढ़ाऊँ या वैसे पढ़ाऊँ, वो भी आप मुझे दे सकते हैं, ताकि आपको लाभ मिले और मुझे खुशी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।